विश्व भारती विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह को संबोधित कहा, विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन है आत्मनिर्भर भारत का सार। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बताया विश्व कल्याण और समृद्धि का मार्ग। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती विश्वविद्यालय की होगी अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने छात्रों से किया लोकल फॉर वोकल का आह्वान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में किया 18 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 50,000 करोड़ रुपए की 22 नई राजमार्ग परियोजनाओं की भी घोषणा की। लद्दाख का चांगथांग क्षेत्र बना भारत का 42वां रामसर साइट। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जताई खुशी। तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि लद्दाख अब वेटलैंड के लिहाज से बना अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र। देश में कोरोना रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.75%। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद भारत के कई राज्यों में अतिरिक्त सतर्कता। 40 देशों ने ब्रिटेन से आवागमन पर लगाए प्रतिबंध। और अमेरिका ने फाइजर कंपनी के साथ की 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन खुराक के लिए डील। कनाडा में मिली मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी। वहीं ब्रिटेन ने कोविड-19 के 100 परीक्षण किट के उपयोग को भी दी हरी झंडी। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। विश्व भारती देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का कहना है कि भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के काम में लगा हुआ है और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पूरा करने में सही दिशा में अग्रसर है। हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भक्ति आंदोलन से देश को जहां एक और चेतना मिली, वहीं उस वक्त स्थापित विश्वविद्यालयों ने वैचारिक आंदोलन खड़ा कर देश को आजादी दिलाने में भी मदद की। भक्ति आंदोलन से हम एकजुट हुए, ज्ञान आंदोलन ने बौद्धिक मजबूती दी और कर्म आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया। सैकड़ों वर्षों के कालखंड में चले ये आंदोलन त्याग, तपस्या और तर्पण की अनूठी मिसाल बन गए थे।
इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए, उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती विश्वविद्यालय की अहम भूमिका होगी। चित्तो जेथा भय शून्यो उच्चो जेथा शीर ज्ञान जेथा मुक्तो, यानी हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जहां हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर ऊंचा हो और ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है। इस शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव का जो दृष्टिकोण था वो आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। गुरुदेव के विचारों को प्रासंगिक बताते हुए उन्होंने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर होती है। वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे उस समय के लिए हमें नए लक्ष्य गढ़ने होंगे। 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। विश्व भारती की स्थापना के 27 वर्ष बाद भारत आजाद हो गया था। अब से 27 वर्ष बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाएगा। हमें नए लक्ष्य गढ़ने होंगे, नई ऊर्जा जुटानी होगी, नए तरीके से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव की ही बातें करेंगी, उनके विचार करेंगे। और जब प्रेरणा होती है, संकल्प होता है तो लक्ष्य भी अपने आप मिल जाते हैं। और कोरोना महामारी के कारण इस बार शांति निकेतन पौष मेला नहीं हो सका था। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से आह्वान करते हुए कहा कि छात्र पौष मेले के कलाकारों के उत्पाद को ऑनलाइन बेचने में मदद करें। इस वर्ष यहां ऐतिहासिक पौष मेले का आयोजन नहीं हो सका है। 100 वर्ष की यात्रा में तीसरी बार ऐसा हुआ है। इस महामारी ने हमें इसी मूल्य को समझाया है, वोकल फॉर लोकल। पौष मेले के साथ तो ये मंत्र हमेशा से ही जुड़ा रहा है। विश्व भारती के छात्र छात्राएं पौष मेले में आने वाले आर्टिस्टों से संपर्क करें, उनके उत्पादकों बारे में जानकारी इकट्ठा करें और इन गरीब कलाकारों की कलाकृतियां ऑनलाइन कैसे बिक सकती है, सोशल मीडिया की इसमें क्या मदद की जा सकती है, इसे देखें, इस पर काम करें। और शांति निकेतन से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, अगर बात करें शांति निकेतन की भूमि से
इस विश्व को न जाने कितने संदेश मिले हैं, सीख मिली है, गुरुदेव का दर्शन मिला है और आज वर्चुअल माध्यम से ही सही प्रधानमंत्री ने उस दर्शन को एक बार फिर से विश्व के साथ साझा किया है। जी बिल्कुल रजनी, आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में बार बार गुरुदेव टैगोर की रचनाओं के जिक्र कर रहे थे, उनसे पाठ कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ कहा था उन दिनों में वो आज भी कितना प्रासंगिक है। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो ज्ञान की भारत हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे हो वोकल फॉर लोकल हो, इन सारी बातों से खास करके नई शिक्षा नीति जो है, जो गुरुदेव टैगोर की रचनाओं में कभी कहा था कि भारत एक दिन जगत में सबसे श्रेष्ठ जो आसन है उसको प्राप्त करेगा, तो वो भी एक नया शिक्षा नीति के जरिए ही हो सकता है। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वेद से विवेकानंद तक की जो परंपरा हमारे देश में है उसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री भाषण में करते रहे। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो समारोह था, शताब्दी समारोह, उसमें जो उपस्थित अध्यापक हो, छात्र हो, छात्रा हो, सब एक नई ऊर्जा लेकर घर लौटे होंगे। जी बिल्कुल राजीव, अगर विश्व भारती की बात करें, न केवल शिक्षा का, नवोचार का, क्रांति का, बल्कि अपने आप में भारतीय संस्कृति का भी एक केंद्र बिंदु रहा है और दुनिया भी इसकी तरफ देखती है। 100 साल पूरे करना, एक विरासत को आगे लेकर जाना है। जी हाँ बिल्कुल रजनी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बड़े कलाकार, आपको शायद याद है प्रसिद्ध फिल्म मेकर सत्यजीत रे यहीं के छात्र थे, कि इतने बड़े पेंटर के.जी. सुब्रमण्यम और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये सब यहीं के हैं। इंदिरा गांधी तो ये सब। और प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहा कि जब 2047 भारत की आज़ादी का 100 साल पूरा होगा, तब जो नए भारत जो नए संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे उसमें विश्व भारती का एक अहम भूमिका होगी। तो ये सब बातें भी लोग जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और आज जब प्रधानमंत्री शांति निकेतन के छात्रों से विश्व भारती में संबोधित कर रहे थे, तो केवल वहाँ के छात्र नहीं सुन रहे थे, पूरे देश के युवा, पूरे देश के छात्रों ने सुन रहे थे। और प्रधानमंत्री ने एक बात बड़ी साफ साफ कही और कहा कि आप अपना जो सर है उसे ऊंचा रखें और ज्ञान जो हो वो भय मुक्त हो। तो परंपराओं को साथ में लेकर चलना और ज्ञान से, विश्व के ज्ञान से हाथ मिलाना, इसके लिए बार बार प्रधानमंत्री आह्वान करते रहे पूरे ही देश के युवाओं से। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ ज्ञान तो है ही। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा होगा, आपने याद किया होगा, कि उन्होंने कहा कि विश्व भारती के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ की जो पौष मेला अब की बार नहीं हो पा रहा है, उनके जो कारीगर है, वहाँ के जो छोटे मोटे कलाकार हैं, जो उनके जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसको कैसे डिजिटल माध्यम से बेचा जाए, उस पर भी उन्होंने जोर दिया। तो ये भी एक नई एक तरीका है किस तरह से डिजिटल इंडिया को आगे लिया जा सकता है। और ये एक पहली बार और आखिरी बार नहीं होगा। अगर इस बार ये शुरू हो गया तो अगले सालों में चलता रहे। पौष मेला जब लौट कर आएगा अपनी पुरानी रूप में, तभी भी ये डिजिटल माध्यम से चीज़ें बिकने की बात बहुत जारी रहेगी ज़रूर। जी रजनी, बिल्कुल। संस्कृति का केंद्र, जैसा आपने खुद कहा था कि शांति निकेतन है, विश्व भारती है। अगर बात करें कि आने वाले युग में जब तकनीक का ये युग होने वाला है और आज के दिन में विज्ञान और तकनीक का बोलबाला है, पर कहीं ना कहीं साहित्य की, शिक्षा की, संस्कृति की, गीत संगीत की जड़ें अपने आप में गहरी है और इसी परंपरा को शांति निकेतन, विश्व भारती आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि प्रधानमंत्री के भाषण में कहा कि भक्ति आंदोलन, ज्ञान आंदोलन से हमारे स्वतंत्रता सेनाओं को शक्ति मिला। तो और वो अब ज्ञान आंदोलन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई और उसी को मद्देनजर रखते हुए उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता पर प्रधानमंत्री ने अपने बात कही। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं उस जमाने में आज भी और भविष्य में भी प्रासंगिक होंगे और भारतवासियों को सही मार्ग दिखाते रहेंगे। बिल्कुल। पर्यावरण की भी इस मौके पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार कर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में,
सोलर अलायंस के रूप में कर रहा है और छात्र भी, चाहे वो विश्व भारती के छात्र हो या भारत में कोई भी छात्र हो, पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकता है और ये वक्त की मांग भी है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये जो पर्यावरण की बात है, ये गुरुदेव की रचनाओं में कई बार आपको मिलेगी। तो ये पर्यावरण की बात याद दिलाकर छात्रों को प्रधानमंत्री बार बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर पर ही जोर दे रहे थे और छात्रों की नज़र उन पर आकर्षित करना चाहते थे। तो ये एक मौका था देश के प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना कि वो किस तरह से जब देश की नीतियां बनती हैं तो कौन कौन महर्षियों से और ज्ञानी गुनियों से अब नीति का जो मार्गदर्शन मिलता है वो प्रधानमंत्री के भाषण में आज साफ सुनने को आया। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म की तो रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता का जिक्र किया जिसमें कहा कि द्वार खोलिए और छात्रों से आह्वान किया कि अपने मन के ज्ञान के द्वार खोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की जाएगी। एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री 6 अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। किसान, पीएम किसान और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य कदमों के बारे में अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद होंगे। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ देने का प्रावधान है, जिसे हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 2,000 रुपए से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। और अब आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र का, जो भारत का 42वां रामसर साइट बन गया है। और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस वेटलैंड पर खुशी जाहिर की है और कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी लिखा है और उसमें कहा है कि लद्दाख अब वेटलैंड के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र बन गया है। ये कॉम्प्लेक्स 2 जुड़ी हुई झीलों, मीठे पानी की शुरुआत करने वाला त्सो और हाइपरसेलिन त्सो कार का बेहतरीन उदाहरण है। अब भारत में 42 रामसर साइट है। तो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र की खूबसूरत तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, जो अब एक रामसर साइट है। वेटलैंड की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल हो गया है। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने आज स्वच्छता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाथ से मैला धोने को काफ़ी पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन अगर आम नागरिकों को हाथ से मैला धोने वाले व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो वे इसकी शिकायत इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने ये भी कहा कि हाथ से मैला ढोने वालों को सरकार 40,000 की एक मुश्त राशि देती है, साथ ही उनकी आजीविका शुरू करने के लिए ट्रेनिंग भी देती है, जिस दौरान उन्हें 3,000 रुपए का मानदेय भी मिलता है। सरकार आजीविका शुरू करने के लिए 3.25 लाख रुपए की सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। इससे मुक्त करा करके एक मुश्त 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे और उनको अगर कौशल प्रशिक्षण लेने के योग्य है तो कौशल प्रशिक्षण देंगे। कौशल प्रशिक्षण के दौरान उनको 3,000 रुपये मानदेय देंगे और कौशल प्रशिक्षण के बाद लोन आदि दे करके उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी नाम से खाता खुलवाकर 2.5 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत कर गबन कर जाने के आरोप में पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड चीफ मैनेजर शैलेंद्र कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लोन लेने के आरोपी 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। संक्रमित लोगों में से अब तक 96,93,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.75% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 29,791 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है और 29,791 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश में 23 दिसंबर तक कुल 16,53,08,366 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 23 दिसंबर को 10,39,645 नमूनों की जांच हुई। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए कई मकाम हासिल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट साझा कर दिसंबर महीने में सप्ताह के आधार पर देश के 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के उपचाराधीन मामले में हो रहे बदलाव को दिखाया है। इसमें से केरल को छोड़कर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मामलों में हर सप्ताह कमी दर्ज की गई है। केवल केरल में 22 दिसंबर को खत्म होने वाले सप्ताह में मामले 57,790 से बढ़कर 60,670 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को खत्म होने वाले सप्ताह में 91,000 से ज्यादा मामले थे। वे 22 दिसंबर को खत्म होने वाले सप्ताह में घटकर 60,500 के करीब हो गए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचाराधीन मामलों में दिसंबर महीने के हर सप्ताह में कमी दर्ज की गई है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता नीतेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतेंद्र, प्रयास किए जा रहे हैं पूरे ही देश में कोरोना संक्रमण से निजात पाने की, उसे कम करने की, और बस अब इंतजार है कि कब वैक्सीन जो है वो लोगों के सामने आएगी। निश्चित तौर पर रजनी, वैक्सीन को लेकर सबको इंतजार है और पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है और इस पे काम भी चल रहा है। अगर बात करें तो 3 कंपनी जिन्होंने इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया है, उनमें तीनों कंपनियों से बोला, खासतौर पे 2 कंपनी जो भारत की सीरम और भारत बायोटेक, उनसे और डाटा मांगा गया था और दोनों कंपनियों ने और डाटा मुहैया करा दिया है एक्सपर्ट कमेटी के पास। उसके बाद उस डाटा का एक तरह से अध्ययन हो रहा है और उस अध्ययन के बाद जैसे भी एक्सपर्ट सेटिस्फाइड होंगे उस हिसाब से वो अपना निर्णय और रिकमेंडेशन ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को बताएंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। तो सब कुछ तैयार है। सरकार की तरफ से जितने लॉजिस्टिक की बात हो या ट्रेनिंग की बात हो या फिर इंजेक्शन जितने पर्याप्त मात्रा में जरूरत है उसकी बात हो या वैक्सीनेटर जो वैक्सीन देंगे उनकी ट्रेनिंग की बात हो, वो तमाम चीजों पे काम हो चुका है और लिस्ट भी फाइनल हो चुका है। तो बस इंतजार है जो हमारे जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उनके जैसी हरी झंडी मिलेगी तो वैक्सीन देने की बात शुरू हो जाएगी। बिल्कुल,
सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है संक्रमण से निपटने के लिए। और कुछ दिन पहले जब बयान आया था स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, तो उसमें कहा गया था कि सक्रिय मामले जो हैं वो कुल मामलों का कुछ 3% के इर्द गिर्द हैं। तो सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब यूरोप में और ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया है तो चिंता लाजमी होना ज़रूरी है। हालांकि कहा गया है कि 70% संक्रमण ज़्यादा है लेकिन उतना घातक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना अब भी बेहद ज़रूरी है। निश्चित तौर पे रजनी, जो बात है, अगर भारत ने जितने भी प्रयास किए हैं, चाहे जो सरकार की ट्रीट और टेस्ट की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से सफल रही है, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोग सबका अच्छा योगदान रहा। यही वजह है कि हमारा जो अभी केसेस है वो 3% से कम है, तकरीबन 20 से 25 हजार के आसपास पर डे केस आ रहा है। इसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है और जो रिकवरी रेट है तकरीबन 96% के आसपास है। और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो जनता को भी जाता है, सरकार को जाता है। अभी 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर केसेस ज्यादा हैं, खासतौर पर केरल, पंजाब ऐसे राज्य में केस ज्यादा है। वहां पर भी कोशिश की जा रही है केंद्र की तरफ से कि राज्य जल्द से जल्द लोगों को टेस्ट करे और टेस्ट करके उसको आइसोलेट करे, उनको क्वारंटाइन करे। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। लोगों की तरफ से जो सरकार की तरफ से जो निर्देश है, खासतौर पर जैसे देखिए मैंने मास्क पहना हुआ है, मास्क पहनना अभी भी जरूरी है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो हाथ है रेगुलर अपना साफ करते रहे, ये बहुत जरूरी है इस वायरस से बचाव के लिए। जहां तक ब्रिटेन से आए जो म्यूटेशन वाली वायरस की बात है, उनमें सरकार बहुत सतर्क है। जितने भी फ्लाइट्स वहां से आने थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जितने लोग अब तक पिछले 1 महीने में आए हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। ब्रिटेन से जो लोग लाए हैं, कुछ लोगों के सैंपल भी लिया गया है और उसको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया है। उसमें 4-5 दिन का टाइम लगेगा उसके रिपोर्ट आने में, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से बोला गया है कि कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 10 राज्यों के साथ बैठक की है और उन राज्यों में ब्रिटेन से लोग आए हुए हैं, उनकी पहचान की जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें कि यह संक्रमण भले ही तेजी से फैलाता हो, 70% ज्यादा तेज इसका संक्रमण होता है, लेकिन इससे मृत्यु बहुत कम है अभी तक के जो डाटा मिला है। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहना है। सतर्क के लिए 3 ही उपाय है जो बार बार बताया जा रहा है। जैसे मैंने मास्क पहना हुआ, मास्क पहनना है आपको, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें क्योंकि कल क्रिसमस भी है, आने वाले दिनों में नया साल है, तो लोग पार्टी कम करें, पार्टी ऑलमोस्ट कोशिश करें कि नहीं करें, घर में ही फेस्टिवल को मनाएं। जितना भीड़ से बचेंगे उतना ही संक्रमण से बचेंगे। बिल्कुल, जितना भीड़ से बचेंगे संक्रमण से बचेंगे। मास्क पहनना है, घर से जब भी बाहर निकलिए तमाम सावधानियां जो बरतनी ही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कल अरुणाचल प्रदेश और असम में 917 किलोमीटर लंबे ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, असम और एनडीआरएफ के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसमें रिवर राफ्टिंग अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम शामिल हैं। इस अभियान के प्रतिभागी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सफलतापूर्वक राफ्टिंग अभियान करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों के प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान में पूरा ऑर्गेनाइज किया, जल शक्ति मंत्रालय को साथ दिया और हम लोग को सबको देखभाल करके पूरा इस यात्रा को मैनेज कर रहे हैं। देश में चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान, चाहे अर्थक्वेक, चाहे किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आता है तो एनडीआरएफ टीम सबसे पहले पहुंचता है। और देश भर में आज उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया है। कोई भी उपभोक्ता अनुचित व्यापार की शिकायत कर सकता है, इसके लिए उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। सरकार ने सूचना निवारण और शिक्षा के अधिकार समेत तमाम ऐसी सुविधाएं लोगों को दी हैं जिनका इस्तेमाल कर उपभोक्ता किसी भी समस्या का हल जान सकते हैं। इस साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नई विशेषताओं को रखा गया है। और मेट्रो प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब।
द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज IT-AT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स E-फाइलिंग पर जाकर DTVSV में फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार? थैंक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और बिजनेस की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी। और शेयर बाजार से शुरुआत करते हैं। जो वैश्विक बाजार में जो तेजी थी उसका असर अब भारतीय बाजार पर भी आज दिखाई दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर से तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की। इस वक्त अगर हम देखें तो सेंसेक्स 388 अंकों की बढ़त के साथ 6,832 और निफ्टी का जो निफ्टी 50 है वो 114 अंक ऊपर 13,715 के ऊपर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप IT को छोड़ दें और टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो इस वक्त खरीदारी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा हलचल देखी जा रही है उसमें टाटा मोटर्स, ONGC, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और IOC शामिल हैं, जहां पर 2 से 5% तक की बढ़त है आज उनके शेयर्स में। और इन्फोसिस, नेस्ले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्री सीमेंट्स और ग्रासिम जैसे शेयर्स में गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये मिला जुला जो रुख आज देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो पड़ला है वो खरीदारों का हावी है और निवेशक लगातार भारतीय बाजारों में भी रुचि दिखा रहा है। और TRI के आंकड़ों के बाद एयरटेल और रिलायंस के शेयरों में बढ़त दिखाई दी, जबकि वोडाफोन आइडिया के शेयर गिरते हुए दिखाई दिए। TRI की रिपोर्ट में अक्टूबर माह में एयरटेल में लगातार दूसरे महीने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हैं। बिजनेस पेपर मिंट में छपी एक खबर के मुताबिक वोडाफोन के खिलाफ अब भारत सरकार ने सिंगापुर की अदालत में अपील करने का फैसला लिया है। इसके बाद शेयर में 6% की गिरावट देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में अंतर मंत्रालय की बैठक की, जिसमें कानून मंत्रालय की राय थी कि वोडाफोन टैक्स मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद अब अपील की जानी चाहिए। ये अपील की जा चुकी है और इसके बाद आज वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 6% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। और अब हम बताते हैं वो ऐसा सेक्टर जहां पर अगले साल 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 8,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,127 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। इस परियोजना से बेहतर संपर्क सुविधा और राज्य में आर्थिक विकास को बल मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अवसर पर मौजूद थे। नितिन गडकरी ने इस मौके पर 50,000 करोड़ रुपए की 22 नई राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। आइए सुनते हैं। 50,000 करोड़ के जो 22 प्रोजेक्ट है इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने DPR इसके बनाने का काम शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा जैसे भी लैंड एक्विजिशन के काम की प्रोसेस अगर फास्ट हो जाएगी तो ये काम होगा, जिसमें किशनगढ़ से हनुमानगढ़ 430 किलोमीटर इसका DPR फाइनल स्टेज पर है। दरा झालावाड़ 3000 एलिवेटेड मार्ग है 10 किलोमीटर का, इसका भी DPR बना रहे। फलोदी से खाटू 220 किलोमीटर, इसका भी DPR बन रहा है। और सिरसा से चूरू तक 143 किलोमीटर, दौसा से दुदू तक 134 किलोमीटर, शाहपुर से अलवर 87 किलोमीटर, रास से मांडल 135 किलोमीटर, चारभुजा से भटेवर 140 किलोमीटर, सांगरिया से केचिया 75 किलोमीटर, बायमेर बाईपास 22 किलोमीटर, साचौर से धनेरा 12 किलोमीटर और अलवर से नूये जो 40 किलोमीटर। ये टोटल 22 प्रोजेक्ट करीब 3,000 किलोमीटर के है और इसमें 50,000 करोड़ की लागत लगेगी और ये प्रोजेक्ट हम अगले साल शुरू करना चाहते हैं।
तो फिलहाल व्यापार प्राइम के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जय आपका। और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार करेंगे खेल जगत की खबरों की बात। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। हम लोग का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम में क्या कमी है? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर What to do? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों से हमें जोड़ रही हैं आज सुचित्रा। और सुचित्रा, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां जोर शोर से चालू हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट की। क्रिसमस इस बार सब बबल के अंदर मना रहे हैं, तो एक बड़ा त्योहार जो कि मिस करना पड़ रहा है ताकि क्रिकेट प्रशंसकों को खुशी दे सके। क्रिकेटर्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर भारत लौट चुके हैं, वहीं मोहम्मद शामी कलाई में फ्रैक्चर के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम में काफी बदलाव नजर आएंगे। इन दो बदलाव के अलावा पहले टेस्ट में दूसरी पारी में खराब बल्लेबाजी को देखते हुए टीम में और भी कुछ बदलाव दिख सकते हैं। भारत ने एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए अपना सबसे कम टेस्ट स्कोर 36 रन बनाया था। दूसरे टेस्ट में कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोच रवि शास्त्री के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। दोनों पारी में फ्लॉप रहे पृथ्वी शॉ लगातार आलोचनाओं के घेरे में हैं। देखना होगा उनके स्थान पर युवा शुभमन गिल को मौका दिया जाता है या नहीं। शुभमन गिल इस टेस्ट में डेब्यू कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है तो। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी इस टेस्ट में टीम का हिस्सा हो सकते हैं। जडेजा ने कंकशन और हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते अंतिम 2 T20 और पहले टेस्ट में भाग नहीं लिया था। विकेटकीपर के रूप में रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत में से किसे चुना जाएगा, ये देखना भी रोचक होगा। तो रजनी, तैयारियां इस तरह से चालू हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट को लेकर और भारतीय टीम में काफी बदलाव हमें दिख सकते हैं इस टेस्ट में। के कंधों पर दारोमदार होगा कप्तानी का, तो ऐसे में बदलाव तो करने ही होंगे। एक बहुत सारे क्षेत्रों में, कई मोर्चों पर रणनीतियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, पहला टेस्ट एक तो हारे, जिस अंदाज में हारे वो बहुत दिल तोड़ने वाली बात रही, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले 2 दिन के खेल में भारतीय टीम ने एक तरह से पकड़ बना ली थी उस मैच पर। पहली पारी में बढ़त भी ले ली थी, लग रहा था कि दूसरी पारी में भारतीय
टीम अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा स्कोर बना लेती है तो वो मैच एक तरह से भारत की पॉकेट में था। तो काफ़ी आश्चर्यजनक रहा जिस तरह का प्रदर्शन किया भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में, और 36 रन पर मतलब पूरी टीम का आउट हो जाना, विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही टीम है जिसने पहली पारी में इस तरह टिककर बल्लेबाजी की थी। तो आप सीरीज का पहला टेस्ट हार जाते हैं वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आप हारे उससे आप का जो मनोबल है वो काफ़ी गिर जाता है। तो एक बड़ी चुनौती होगी ये रवि शास्त्री और अजिंक्य रहाणे के लिए कि किस तरह से इस टीम में दोबारा वो उत्साह पैदा किया जाए कि उनका जो आत्मविश्वास है वो कम ना हो। विराट कोहली ने भी भारत लौटने से पहले पूरी टीम को एक मैसेज दिया है कि पहले मैच में जो भी हुआ उसे सब खिलाड़ी भूल जाएं, एक नई शुरुआत करें। तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको पता है कि एक नई शुरुआत करनी होती है, लेकिन हाँ, आसान बिल्कुल नहीं होगा खिलाड़ियों के लिए उस शर्मनाक हार को भुलाना और इस मैच में वापसी करना। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि टीम आगे बढ़े, पहले मैच में एडिलेड टेस्ट में मिली हार को भुलाकर एक नई शुरुआत करे मेलबर्न। बिल्कुल, पहले टेस्ट में तो ताश के पत्तों की तरह ढह गई भारत की बल्लेबाजी, लेकिन अगर एमसीजी के पिच की बात करें तो सपाट पिच है ज़्यादातर और बल्लेबाजों को मदद करती है। तो ऐसे में लग रहा है कि फिर से उभरने का एक मौका है भारतीय बल्लेबाजी के पास। आज बिल्कुल मौका है, लेकिन अगर हम खासतौर से अगर हम ओपनिंग की बात करें, पृथ्वी शॉ जो कि दोनों पारी में फ्लॉप रहे, उन्हें लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। किसी भी युवा क्रिकेटर के लिए आसान नहीं होता ऑस्ट्रेलिया का दौरा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जब आप जाते हैं, किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक जवाब भी दिया था अपने आलोचकों को कि जो भी आप आलोचना कर रहे हैं, अपनी तरफ से हर क्रिकेटर जो है वो पूरी कोशिश करता ही है खेलने की। तो अगर पृथ्वी शॉ की जगह पर शुभमन गिल को खिलाते भी हैं तो भी शुभमन गिल के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो किसी भी युवा क्रिकेटर के लिए टेस्ट डेब्यू करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी तब जबकि पहला मैच आप इस तरह से हार चुके हों, तो एक तरह से बैप्टिज्म विद फायर हो जाएगा शुभमन गिल के लिए। तो ये एक बड़ी मुश्किल चुनौती होने वाली है कि पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल में से किसे चुनते हैं मयंक अग्रवाल के पार्टनर के रूप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे दौरे पर अगर आप किसी टेस्ट में फ्लॉप भी हो गए तो ये एक बहुत ही मुश्किल कसौटी है किसी युवा क्रिकेटर को तोलने के लिए, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हमने देखा है कि कई जगह पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं हमेशा ही एक मुश्किल इम्तिहान होता है, और कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी मुश्किल इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो शुभमन गिल के लिए भी ये आसान नहीं होने वाला है और पृथ्वी शॉ के लिए भी एक मुश्किल समय है। बिल्कुल सुचित्रा, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को अमूमन ऑस्ट्रेलियन टीम वैसे भी बड़ी गंभीरता से लेती है, और अगर इस भारतीय टीम की बात करें, बहुत युवा टीम है जिस पर विदेश में खेलने का जिसको अनुभव काफ़ी कम है। खासकर विदेशी दौरे की बात करें सुचित्रा, तो एक अनुभवी बल्लेबाज की कमी लगातार टीम को खल रही है। जी बिल्कुल, अनुभवी बल्लेबाज की कमी खुल रही है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से पैटर्निटी लीव पर वापस आ चुके हैं, रोहित शर्मा भी अभी नहीं इस मैच में भी नहीं जुड़ सके हैं टीम के साथ, तो अनुभव की कमी ज़रूर है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की जिस तरह से आपने बात की, जी बॉक्सिंग डे टेस्ट को वो ज़रूर बहुत सीरियसली लेते हैं, और क्रिसमस उनका एक इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्रिसमस इस बार क्योंकि बबल में भी हैं क्रिकेटर्स, तो परिवार के पास रहते हुए भी परिवार से नहीं मिल पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हम इसे कह सकते हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन के लिए अक्सर प्रोफेशनल्स को करने पड़ते हैं ऐसे सेक्रीफाइस। तो जो इस बार ऑस्ट्रेलियन टीम है वो अपने परिवारों से भी दूर रहकर इस बार क्रिसमस बिताएगी, तो जाहिर है कि सभी खिलाड़ी, दोनों ही टीमें बहुत गंभीरता से ले रही हैं इस मैच को। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया के लिए खासतौर से जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां से उन्होंने जब जिस अंदाज में पहला टेस्ट जीता है, तो इस विनिंग मोमेंटम को वो मेंटेन करना चाहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एक रोचक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा बॉक्सिंग डे टेस्ट में। बिल्कुल, और अगली कौन सी बड़ी खबर है क्रिकेट की दुनिया में?
जी बिल्कुल, अगली खबर पर हम बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आज अहमदाबाद में 89वीं सालाना आम बैठक आयोजित होगी। इस एजीएम में क्रिकेट सलाहकार समिति के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की संभावना है। समिति को इंग्लैंड श्रृंखला से पहले 3 राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजीएम में चयनकर्ताओं को चुनने के अलावा आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल करने, आईसीसी में भारत के प्रतिनिधि की नियुक्ति पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आईपीएल का नया उपाध्यक्ष चुनने और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में 2 प्रतिनिधियों के बारे में भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा अगले साल भारत में होने वाले T20 विश्व कप को कर में छूट दिए जाने का मामला भी बैठक में उठ सकता है। तो ये थी खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका खेल की इन खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अगली खबर सेहत के मोर्चे से। ब्रिटेन में 2 मरीजों में वायरस का नया वेरिएंट मिला है। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। दोनों ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो दक्षिण अफ्रीका से यात्रा कर आए थे। यह वायरस अब तक ज्यादा संक्रामक है। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करने पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि जो भी लोग हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं या वहां से सफर करने वाले लोगों के संपर्क में आए हैं, वे तुरंत खुद को क्वारंटाइन कर लें। ब्रिटेन में 1 हफ्ते के भीतर वायरस का ये दूसरा स्ट्रेन है। इस बीच ब्रिटेन ने अपने यहाँ स्वपरीक्षण किट को मंजूरी दे दी है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने बताया है कि इस किट से एंटीजन लेटरल फ्लो टेस्ट होता है, जिसका रिजल्ट 30 मिनट में मिल जाता है। इससे कोरोना के मामले पता करने में आसानी होगी। उधर अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक उपलब्ध कराने के लिए दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। नए समझौते के तहत फाइजर जून के आखिर तक अतिरिक्त 70 मिलियन खुराक मुहैया कराएगी। हाल ही में अमेरिका में फाइजर और बायोएनटेक के कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हरी झंडी दी गई थी। स्पेन को अगले सप्ताह से फाइजर बायोएनटेक के कोरोना टीकों की 3.5 लाख खुराकें प्रति सप्ताह मिलना शुरू हो जाएंगी। टीकों की पहली खुराक ग्वाडलाजारा शहर पहुंचेगी, जहां रविवार से टीकाकरण अभियान शुरू होगा और यहां से स्पेन के अन्य भागों में टीके की खुराकों का वितरण किया जाएगा। अगले साल की पहली छमाही तक स्पेन ने 1.5 से 2 करोड़ तक की आबादी को टीका देने का लक्ष्य रखा है। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वैदिक विज्ञान केंद्र वेद और विज्ञान को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसी ही एक कोशिश में यहाँ की छात्रा ने उपनिषदों के डिजिटलाइज कर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वैदिक विज्ञान केंद्र अपने दिशा में जो उसका विषय है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ की ही छात्रा हैं नेहा कि इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया है और इनसे ही जानते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने उपनिषद पे काम किया है। पहली बात कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें जो हमारे वेद उपनिषद की बातें कही गई है उसके कोर्स से रिलेटेड है वैदिक विज्ञान का कोर्स, जिसमें कि वैदिक चीज़ों की वैज्ञानिकता को बताई गई है और उपनिषदों को स्टडी करके उसके पीछे जो वैदिक महत्व है, जो उसका साइंस है, उसकी स्टडी की गई। उसके बाद 4 महीने तक लगातार पेंटिंग किया गया। पेंटिंग करने के बाद इसे फैब में लॉन्च किया गया और अभी दिसंबर में इसे इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपने में शामिल कर लिया है। इसका नाम दर्ज हो चुका है और ऐसा करने वाली पहली भारत की महिला बनाई गई हूँ। इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये इससे जो आपने बनाया है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? इससे आम आदमी को ये फ़ायदा होगा कि जो तनाव और ये प्रॉब्लम होते हैं, हम बाहरी चीज़ों में उलझे रहते हैं, इसलिए होता है। जब आप वास्तविक ज्ञान को समझ जाएंगे तो ये समस्याएं होंगी ही नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें जो लिखे गए सूत्र हैं वो सफलता के मंत्र हैं। आपके जीवन के जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उसमें ये सपोर्ट करते हैं, आपको सफल बनाते हैं। आप सफल हो सकते हैं, इसी का प्रयास है वैदिक विज्ञान केंद्र का। और
इन जैसे छात्रों का। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो वैदिक ज्ञान अब डिजिटल माध्यम में भी उपलब्ध है। और कल क्रिसमस का त्योहार है। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर ईसाई समुदाय इस दिन को बेहद खूबसूरत अंदाज में मनाता है। इससे पहले श्रीनगर में लोग बेहद उत्साहित दिखे। यहाँ सेंटा क्लॉज की पोशाक में बच्चे पूरे उत्साह के साथ क्रिसमस के जश्न में डूबे दिखाई दिए। केक, कैरोल और लाइट्स के बीच बड़े बुजुर्ग भी खुशियाँ मना रहे हैं। इस दौरान लोग मास्क भी पहने थे और कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन कर रहे थे। कर्नाटक सरकार ने क्रिसमस पर आज मध्यरात्रि में होने वाले मास को अनुमति दे दी है, जबकि कल से कर्नाटक में 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। इस बीच मुंबई के मॉल्स में भी क्रिसमस की तैयारियां की गई हैं। यहां 25 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया है, जिसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। वहीं गोवा में नए साल और क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। ये पहली दफा है जब कोविड-19 के कारण देश भर में लागू दिशा निर्देशों के तहत गोवा में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। क्रिसमस को देखते हुए राज्य सरकार ने SOP भी जारी की है। सभी लोगों द्वारा सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। और मशहूर फनकार और स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब की आज जयंती है। 1924 में आज के दिन जन्मे रफ़ी साहब ने तमाम ऐसे नगमे गाए जिन्होंने लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। 40 से 80 के दशक तक मोहम्मद रफ़ी साहब ने हिंदी फिल्मी गीतों के अलावा गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। आइए उनके कुछ नगमे सुनते हैं। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाए, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रफ़ी साहब की मस्ती भरी, जादू भरी, सदाबहार आवाज़। और अब आखिर में बात 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सरकारी उपायों की। तो आइए नज़र डालें कि शिक्षा के क्षेत्र में इस साल हमने क्या नई उपलब्धियां हासिल की। इसी के साथ मिड डे प्राइम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। साल 2020 शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धियों वाला साल रहा। 34 साल बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली, जिससे प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक आमूलचूल सुधारों का रास्ता साफ हुआ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसमें तकनीक पर मुख्य जोर दिया गया है। शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात यानी GER का लक्ष्य रखा गया है। इससे 3.5 करोड़ नए छात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिला मिल सकेगा। नीति में उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात कही गई है, यानी 1 साल पढ़ाई करने के बाद अगर कोई बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि 2 साल के बाद डिप्लोमा पाने का हकदार होगा और 3 या 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे डिग्री मिलेगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को बहुविषयक बनाया गया है और छात्र अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन कर सकेंगे। देश में गुणवत्ता परक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगे।
दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बदलाव किया गया है और 10+2 की बजाय 5+3+3+4 यानी 15 साल की स्कूली शिक्षा की रूपरेखा तय की गई है। यानी पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात भी शिक्षा नीति में कही गई है। नई शिक्षा नीति में 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर भी काफी जोर दिया गया है। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और ICT आधारित पहलों को और विस्तार देने पर इसमें जोर दिया गया है। सभी ई संसाधनों को एक साझा मंच पर लाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की है। PM ई विद्या कार्यक्रम से देश के 25 करोड़ स्कूली बच्चों को लाभ होने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी की वजह से CBSE और कई अन्य राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी और कई लोग JEE और नीट परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के साथ साथ उनके शैक्षणिक हितों को भी ध्यान में रखते हुए इन परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय लिया ताकि उनका एक साल बर्बाद होने से बचाया जा सके। तमाम सुरक्षा एहतियातों को बरतते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने JEE मेन और नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया। नीट परीक्षा इस साल 13 सितंबर को आयोजित हुई। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल के मुकाबले इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या में करीब 50% वृद्धि की गई। सभी केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की गई। इसके अलावा NTA ने 1 से 6 सितंबर के बीच JEE मेन परीक्षा का भी सुचारू रूप से आयोजन किया। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए JEE एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित हुई, जिसमें JEE मेन क्वालिफाई करने वाले 1.5 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। गत 16 दिसंबर को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने JEE मेन परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल यानी 2021 से JEE मेन परीक्षा साल में 4 बार आयोजित होगी। उन्होंने साथ ही ये भी घोषणा की कि 2021 में पहली बार JEE मेन परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार है। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलीथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी।